नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को पूरा देखें, दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। तो आज हमारे साथ उपस्थित है रश्मि सिंह। रश्मि, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपके बचपन, आपका स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आप कैसे प्रेरित हुई, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। नमस्ते गोविंद भैया, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। मैं लखनऊ से हूँ और केंद्रीय विद्यालय अलीगंज से मैंने अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की। बचपन से ही मुझे कला के प्रति रुझान था। मैं स्कूल में होने वाले ज़्यादातर आर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी और कई बार मुझे फर्स्ट प्राइज़ भी मिलता था, लेकिन आगे इसको एज अ करियर ऑप्शन भी चुन सकते हैं ये मुझे उस टाइम नहीं पता था। इनफैक्ट मेरा जो 12th था वो भी मैंने साइंस स्ट्रीम से ही किया, लेकिन मेरे पिताजी और बड़े भाइयों की प्रेरणा की वजह से मैंने 12th के बाद लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन लिया। इसीलिए मैं बच्चों को, खास तौर पे जो स्कूली बच्चे हैं, उनसे ये कहना चाहूँगी कि कोई भी स्ट्रीम सिर्फ इसलिए ना चुने क्योंकि ज़्यादातर उनके साथी वही चुन रहे हैं। पर स्कूली बच्चों के पेरेंट्स से मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों के टैलेंट को देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित करें और भी ऑप्शन देखने के लिए। बैचलर के बाद लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से ही मैंने अपने मास्टर्स की पढ़ाई कंप्लीट की। इस दौरान मुझे कला के अलग अलग गुरुओं से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला, जैसे श्री उमेश कुमार सक्सेना सर जो मेरे गाइड रहे। वो कहते थे कि ढेर सारा स्केचिंग करो। जिस स्केच में काम की संभावना उन्हें नजर आती थी उस पे वो पेन से लेकर बड़ा सा गोला बना देते थे और कहते थे इस पार्ट को डेवलप करो। वो चीज बहुत अच्छा था कि कैसे आपके माइंड में जो बहुत सारा थॉट चल रहा है उसमें से आप उसका एक निचोड़ निकाल के अपनी पेंटिंग में दिखाए। तो वो प्रैक्टिस मैं आज भी कंटिन्यू रखी हूँ। इसी तरह मेरे सेरेमिक के टीचर थे मिस्टर नियाज अहमद सर। वो सेरेमिक की क्लास में हमेशा हम लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि तुम सेरेमिक में क्यों आई हो। मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि वो ये सवाल क्यों पूछते थे बार बार। वो शायद सिखाना चाह रहे थे कि जो काम हम कर रहे हैं वो हम सच में सोच समझ के कर रहे हैं या हम सबकी तरह भेड़ चाल में चल रहे हैं। बिल्कुल रश्मि, शिक्षक लोग इस तरीके से हमें गाइड करते हैं जो हमें पता नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है कि सर क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो एक पहेली जैसे हमें हमेशा हमारे सामने सॉल्व करने के लिए रख देते हैं। तो ये उनका एक तरीका होता है और हम जानना चाहते हैं कि आपके काम के पीछे किस तरह का कॉन्सेप्ट, किस तरह का विषय वस्तु काम करता है। उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। अपने काम को लेकर मैं यह कहना चाहूँगी कि मैं ज़्यादातर अपने आसपास के एलिमेंट्स जो बहुत ही आसानी से देखे जाते हैं और हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं में से मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को उठा के अपने कैनवस पे बनाती हूँ। जैसे सूप आजकल हर घर में यूज़ होता है और बहुत पहले से यूज़ होता आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी। हमारे शादी ब्याह में, पूजा पाठ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका प्रयोग अनाज साफ करने के लिए होता है, वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस तरह से मैं सूप का जो प्रयोग है वो प्रतीकात्मक रूप से करती हूँ और इसे पेंटिंग के माध्यम से और कैसे उभारा जाए, इसके लिए मैं अलग अलग विषयों के साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मेरी ज़्यादातर पेंटिंग्स में आप लोग इंडियन करेंसी को देख सकते हैं। मेरी पेंटिंग का एक दूसरा सब्जेक्ट जो है वो इंडियन करेंसी पे भी बेस होता है, जो कि आजकल हर एक इंसान की बेसिक नीड है। तो करेंसी हुआ, कॉइन हुआ, स्टैम्प हुए, चेक हुए, ये सब मेरी पेंटिंग का हमेशा से ही हिस्सा रहे हैं, जिस पे मैंने एनिमल्स के साथ ब्यूटीफुल क्रिएचर को जोड़कर एक प्रतीकात्मक रूप से अपनी बात कहने की कोशिश की है। तो इस तरह से जो मेरी पेंटिंग है वो सोशल और कल्चरल टॉपिक से इंस्पायर होती है। एक एक पेंटिंग पे मैं बहुत बहुत समय तक काम करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें अभी काम की संभावना है। जब भी मैं पेंटिंग बनाती हूँ तो उस समय मेरी
कोशिश यही रहती है कि हर एक पेंटिंग में मैं अपना 100% दूँ, और उसको मैं तब तक करती रहती हूँ जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ, अब ये शायद दूसरे लोग भी पसंद करेंगे। इस वजह से बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने अपनी एक-एक पेंटिंग पे कई-कई दिनों तक, महीनों तक काम किया है, और उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अभी तो ये अधूरी है, इस पे तो अभी बहुत काम बाकी था, मैंने इसको रोक कैसे दिया था? तो जब भी कभी ऐसा होता है तो मैं उस पे वापस से काम करना शुरू करती हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ से मैंने शुरू किया था पेंटिंग का और जो आउटपुट निकल के आया है, उन दोनों में फ़र्क होता है। शुरू मैंने कुछ किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर से मैंने उस पे कुछ करा, फिर अच्छा नहीं लगा, फिर से किया। ऐसे कर के कई स्टेप्स में मेरी पेंटिंग फाइनल होती है। जी रश्मि, आपके काम जो अलग-अलग मीडियम में हैं, तो ये क्या एक्सप्लोर जो आपने किया कॉलेज समय में अवश्य किया होगा, तो उसको आप किस तरीके से देखती हैं? किस तरीके से आप अपने काम में प्रयोग करती हैं? जो कॉलेज से आपने सीखा, किन-किन मीडियम में काम किया, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। आर्ट्स कॉलेज में मैंने बहुत सारे मीडियम्स को लेकर काम किया है, जैसे पेस्टल कलर, चारकोल, वाटर कलर, पोस्टर कलर, कलर पेंसिल्स, ऑयल, एक्रेलिक। उस समय जितने मीडियम्स होते थे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, हम उन मीडियम्स में काम करते थे। जब हम कॉलेज से पास आउट हुए तब मीडियम का चुनाव कैसा होना चाहिए वो मैं अपनी पेंटिंग के हिसाब से डिसाइड करती थी कि पेंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे पेंटिंग में क्या दिखाना है, उस हिसाब से कौन सा मीडियम मेरी पेंटिंग को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा, पेंटिंग किस मीडियम में ज़्यादा अपीलिंग दिखेगी। जैसे कि जब भी मुझे अपनी पेंटिंग में सॉफ्टनेस दिखाना होता था, तो मैं एक्रेलिक कलर को वाटर कलर की तरह ही कई लेयर्स में यूज़ करती थी। मैं जब पेंटिंग क्या बनाने जा रही हूँ और वो बन के कैसी दिखेगी, उसके लिए मीडियम का चुनाव उसी समय मैं करती थी। जी, रश्मि, अब हम जानना चाहते हैं कि जैसे ललित कला संस्थान है व रीजनल सेंटर्स हैं या अन्य फाउंडेशंस हैं जो समय-समय पर कला जगत में एक अपना कैंप वर्कशॉप आयोजित करती रहती हैं। तो आपको एक कलाकार होने के नाते उसका कितना बेनिफिट मिला, किस तरीके से आपने उस चीज़ को और एक्सप्लोर किया, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने भैया। तो ललित कला अकादमी और ऐसे संस्थानों का बहुत योगदान रहा है। ललित कला समय समय पर अपने रीजनल और नेशनल कैंप करवाती है, जिसमें मुझे जाने का मौका मिला है, और वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से आए कलाकारों के साथ इंटरेक्ट करने का अनुभव मिला है। जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी तो उस समय मैं ललित कला जाती रहती थी, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने ललित कला का जो पेंटिंग स्टूडियो है वो ज्वाइन कर लिया कि अपना काम लगातार करते रहेंगे। तो वहाँ पे मैंने 4 साल तक अपना काम कंटिन्यू रखा, और वहाँ पे जो ललित कला की गैलरी है, वहाँ पर समय समय पर एग्जीबिशंस होता रहता है, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ पे आर्ट टॉक होता रहता है और फिल्म दिखाई जाती है आर्ट से रिलेटेड, तो उससे मेरा बहुत नज़रिया बदला काम के प्रति। कॉलेज के समय से ही मैंने आर्ट कॉम्पिटिशन्स और एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना जारी रखा था। इसी सिलसिले में मुझे ललित कला अकादमी की स्कॉलरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जूनियर फेलोशिप मिली। उसके अंतर्गत मैंने अपने काम को और अधिक समझने की कोशिश की और उसमें एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीता मैंने यह अनुभव किया कि एक कलाकार की जो ग्रोथ होती है उसमें ललित कला अकादमी अपना बहुत बड़ा योगदान निभाती है। और इसी सिलसिले में मैं एक बात यह कहना चाहूँगी कि अपने ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष हैं श्री उत्तम पाचरने सर जी, उनके कार्यकाल में इस चीज़ को बहुत अधिक बढ़ावा मिला और कलाकारों के लिए समय समय पर कैंप, एग्जीबिशंस होते रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आगे भी चलकर ऐसा ही होता रहेगा और ललित कला अकादमी के और भी अधिक सेंटर खुलेंगे, जिससे कि
आगे आने वाले कलाकारों को काम करने का वहाँ पे मौका मिलेगा और अपनी कला को निखारने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि रीजनल सेंटर्स और भी खुले जाने चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ-जहाँ कॉलेजेस जैसे बड़ौदा हो गया, अहमदाबाद हो गया, या जो भी छोटे-छोटे जगह पे भी कॉलेजेस हैं जहाँ के स्टूडेंट कॉलेज से पास आउट होने के बाद शायद इस तरह का माहौल नहीं होता, इस वजह से काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जगह पे अगर रीजनल सेंटर्स हों या 4 क्षेत्र को मिला के एक जगह ऐसा हो, क्षेत्र ना बोलें कि 4 शहर को मिला के एक जगह ऐसा हो, जैसे भोपाल हो गया, वहाँ भी ललित कला संस्थान की ज़रूरत है। इंदौर हो गया, वहाँ भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अगर इस तरह के स्टूडियोज़ होते हैं, गढ़ी जैसे स्टूडियोज़ या संस्थान, ललित कला संस्थान अलग तरह का कुछ नया शुरू करती हैं, तो ये मेरे ख्याल से आने वाले समय में जो भी नए कलाकार हैं उनको बहुत हेल्प हो सकती है। तो मुझे कई बार लगता है कि आपस की पॉलिटिक्स की वजह से भी है ना, कई सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। तो वो चीज़ें ना होते हुए कलाकारों के सहूलियत के हिसाब से जितनी चीज़ें होनी चाहिए वो बिल्कुल होना चाहिए, और वो फील्ड में सभी के सामने रखना चाहिए, बिल्कुल इसके ऊपर काम होना चाहिए। तो ये एक हमारी इच्छा होती है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे जगह पे जो चीज़ें होनी चाहिए, कल सरकार की ओर से संस्थान बनने चाहिए, वो बिल्कुल बनने चाहिए, जिसका फ़ायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को नहीं, सभी को मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए कलाकार हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप उनको? ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो मैंने समय के साथ अनुभव किया है। और वो ये है कि लगातार आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है, इसको जानने की कोशिश करिए। और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आगे ले जाइए, लेकिन जो आपकी वीकनेस है उस पर दोगुनी मेहनत से काम करिए। ऐसा नहीं कि वो चीज़ हमारा वीक है तो उससे और दूर भाग रहे हैं, ऐसा कभी मत करिए, क्योंकि आप जितना दूर भागेंगे वो और कमज़ोर होती जाएगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ में रुकावट का कारण ही आपकी अपनी कमजोरी है। तो उसके लिए शुरू शुरू में तो आपको बहुत आसानी होगी शायद कि कौन सी हमारी कमजोरी है या क्या वीकनेस है। जैसे आप को ये पता चल सकता है कि हाँ, हमारी स्केचिंग अच्छी नहीं है, या हमारा कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो वो तो आप शुरू में जब ऐसे ऑब्वियस दिखेगा तो आप तो मेहनत कर लेंगे, बट समय बीतने के साथ ऐसा हो सकता है कि आप उसमें ज़्यादा फर्क ना कर पाएँ। तो उस टाइम पे आप जो आपके कलाकार हैं, साथी कलाकार या आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं जिन्होंने आपको गाइड किया है, आप उनसे अपने कार्य के बारे में चर्चा करें और उनसे हमेशा ये जानने की कोशिश करें कि आप कैसे इस चीज़ को और अधिक सुधार सकते हैं, आप कैसे अपने कला को आगे ले जा सकते हैं। हमेशा बेसिकली सीखते रहने का प्रयास करें, वही एक जरिया है आपको आगे बढ़ने का। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने काम से आप कभी सेटिस्फाइड मत हो जाइए कि हाँ बस हो गया, बहुत हमने कर लिया, हमारा मास्टरपीस बन गया। बस जिस दिन आपने ये सोचा उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और फिर आप सीख नहीं पाएंगे इतना। बिल्कुल, काम करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन सभी विधाओं में। कला का जो भी फील्ड है, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, निरंतर रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ हम रश्मि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बातचीत को पूरा सुना। और दोस्तों, हमने जो कोर्स का एक ऑनलाइन कोर्स का शुरू किया है, जिनको भी जुड़ना हो आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, और गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज़रूर जुड़ें आप। ये कोर्स मोस्टली उन लोगों के लिए है जो कोविड के समय में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर छोड़ते छोड़ते, मतलब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वो आगे के क्लासेस में आ गए हैं, तो उनको और ज़्यादा जानकारी दिया जा सकता है कंटेम्प्रेरी फील्ड में क्या चल रहा है, क्या नहीं, किस तरीके से काम को और एक्सप्लोर करें। तो हम उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग इसमें जुड़ेंगे। और सबसे आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगी कि गोविंद भैया, आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और कलाकारों से बातचीत करके उनकी कला के बारे में जानने के साथ ही आप उनके कार्य को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। जो लोग ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप
इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस आगे भी मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।